सोच के देखिए, एक वक्त था जब मुगल साम्राज्य का सूरज पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर चमकता था। लेकिन 18वीं सदी आते आते वही साम्राज्य अपनी ही शान और शौकत के बोझ तले दब रहा था। और जैसे ही दिल्ली की पकड़ ढीली पड़ी ना, मैदान में नए खिलाड़ी अपनी अपनी किस्मत आजमाने को तैयार खड़े थे। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा, इतना महान साम्राज्य आखिर गिरता कैसे है? देखिए, ये सिर्फ इतिहास का एक सवाल नहीं है। नहीं, ये तो पावर, पॉलिटिक्स और एम्बिशन की एक जबरदस्त कहानी है। तो चलिए साथ मिलकर इसी सवाल का जवाब खोजते हैं और देखते हैं कि कैसे भारत का पूरा पॉलिटिकल मैप हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। तो इस कहानी को हम समझेंगे कैसे? सबसे पहले देखेंगे कि मुगल साम्राज्य अंदर से कैसे कमजोर हुआ। फिर बात करेंगे उन बाहरी हमलों की जिन्होंने ताबूत में आखिरी कील ठोकी। उसके बाद देखेंगे कि कैसे पावर के नए सेंटर्स बने और इन सब का नतीजा क्या निकला, मतलब भारत का नया पॉलिटिकल मैप कैसा बना। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी बाहरी ताकत दस्तक देती उससे बहुत पहले मुगल साम्राज्य की नींव अंदर से ही हिल रही थी। वो खोखला हो रहा था। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा था? क्या वजहें थी? असल में साम्राज्य के पतन के बीज तो अंदर ही बोए जा चुके थे। औरंगजेब की ही बात कर लें। उनकी जो दक्कन में लंबी लड़ाइयां चलीं, उसने शाही खजाने को लगभग खाली कर दिया था और सेना तो पूरी तरह थक चुकी थी। अब उनके बाद जो बादशाह आए वो इतने मजबूत नहीं थे। ज्यादातर तो दरबारी साजिशों में ही फंसे रहते थे। और इसी पावर वैक्यूम में, इसी खालीपन में मराठों जैसी रीजनल ताकतों को मौका मिला और उन्होंने मुगल साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी। देखिए, सीधी सी बात है, जब घर अंदर से कमजोर होना तो बाहर वालों को दरवाजा तोड़ने में देर नहीं लगती। और 18वीं सदी में भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दो बहुत बड़े झटके लगे जिन्होंने मुगलों की जो थोड़ी बहुत इज्जत और ताकत बची थी उसे भी खत्म कर दिया। और पहला झटका था नादिर शाह। उसे ईरान का नेपोलियन कहते थे। और ये नाम उसकी मिलिट्री स्किल्स और उसकी क्रूरता दोनों को एकदम सही से बताता है। वो सिर्फ एक हमलावर नहीं था, वो एक तूफान था जो सब कुछ उड़ा ले जाने आया था। अब जरा इस हमले की रफ्तार पर गौर कीजिए। मतलब कमाल की बात है, कुछ ही महीनों के अंदर नादिर शाह ने गजनी से दिल्ली तक सब कुछ रौंद डाला। करनाल की लड़ाई में तो उसने मुगल सेना की धज्जियां उड़ा दी। और फिर वो दिल्ली में घुसा, जहां उसने जो कत्लेआम और लूटपाट मचाई वो इतिहास में दर्ज हो गई। और ये सिर्फ सोना चांदी की लूट नहीं थी। नहीं, ये मुगल साम्राज्य के गुरूर पर, उसकी इज्जत पर सबसे बड़ा हमला था। सोचिए, तख्ते ताऊस और कोहिनूर हीरा, ये सिर्फ कीमती चीजें नहीं थी, ये मुगलों की पावर के सिंबल थे। और जब वो इन्हें ले गया तो ये एक तरह का ऐलान था कि दिल्ली का बादशाह अब बस नाम का रह गया है। अच्छा, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। नादिर शाह के बाद एक और हमलावर आया, अहमद शाह अब्दाली। दोनों में फर्क था। नादिर शाह का हमला एक भूकंप के झटके जैसा था, एक बार आया सब हिला गया। लेकिन अब्दाली, उसने तो बार बार हमले किए, एक के बाद एक, जिससे पूरा नॉर्थ इंडिया बुरी तरह डिस्टेबलाइज हो गया। और उसका सबसे बड़ा सामना हुआ मराठों से, जो उस वक्त इंडिया की सबसे बड़ी ताकत बनने की रेस में सबसे आगे थे। और यहीं आता है ये साल 1761। इस तारीख को याद रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी साल हुई पानीपत की तीसरी लड़ाई। इस जंग में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया और ये हार मराठों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका थी। इसने नॉर्थ इंडिया में एक पावर वैक्यूम, एक खालीपन पैदा कर दिया। और जानते हैं इस खालीपन का फायदा किसने उठाया? आगे चलकर अंग्रेजों जैसी यूरोपीय ताकतों ने। तो अब तक हमने देखा कि साम्राज्य कैसे टूट रहा था, पर अब देखते हैं कि इस उथल पुथल से नया क्या बन रहा था। क्योंकि जैसे ही दिल्ली की पकड़ कमजोर हुई, जो बड़े बड़े सूबेदार और सरदार थे उन्होंने अपने लिए अलग राज्य तराशने शुरू कर दिए। तो अब कहानी टूटने की नहीं बल्कि कुछ नया बनने की है। और ये है वो नए खिलाड़ी जिन्होंने मौके पर चौका मारा। दक्कन में निजामुल मुल्क, जिन्होंने हैदराबाद की नींव रखी। नॉर्थ में सादत खान, जिन्होंने अवध को अपना गढ़ बनाया। और पूरब में मुर्शिद कुली खान, जिन्होंने बंगाल को लगभग आज़ादी ही कर लिया था। मजे की बात यह है कि ये सब कभी मुगलों के ही बड़े अफसर थे, लेकिन अब ये अपनी अपनी सल्तनत के बादशाह थे। हैदराबाद की आज़ादी की असली कहानी शुरू होती है 1724 में शकरखेड़ा की लड़ाई से।
ये एक डिसाइसिव मोमेंट था। इस लड़ाई में निजामुल मुल्क ने मुगल गवर्नर को हराकर दक्कन पर अपना कंट्रोल पक्का कर लिया। हाँ, कहने को तो वो मुगल बादशाह के अंडर ही थे, पर असल में हैदराबाद अब एक इंडिपेंडेंट रियासत बन चुका था। अवध के फाउंडर सआदत खान की कहानी तो काफी ट्रैजिक है। वो एक बहुत पावरफुल मुगल नोबल था, लेकिन जब नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा किया तो उस अपमान और प्रेशर को वो झेल नहीं पाया और उसने सुसाइड कर लिया। ये एक छोटी सी घटना हमें बताती है कि उस दौर की पॉलिटिक्स कितनी बेरहम और पर्सनल हुआ करती थी। अच्छा, तो ये जो बदलाव हो रहा था ना, ये सिर्फ मुगल सूबों तक ही सीमित नहीं था। नहीं, दूसरे रीजनल ग्रुप्स भी थे जो इस बदलते हुए पॉलिटिकल सीन में अपनी ताकत दिखा रहे थे, और इनमें दो नाम बहुत जरूरी हैं, राजपूत और जाट। और ये दौर सिर्फ मारकाट और लड़ाइयों का नहीं था। जयपुर के सवाई राजा जयसिंह जैसे लोग भी थे। वो एक शानदार योद्धा तो थे ही, लेकिन साथ ही एक बेहतरीन विद्वान और एस्ट्रोनॉमर भी थे। सोचिए, एक तरफ उन्होंने जयपुर जैसा खूबसूरत शहर बसाया, तो दूसरी तरफ दिल्ली समेत 5 जगहों पर जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरीज बनवाईं। आज भी वो उनकी विजन की कहानी कहती हैं। उसी दौर में जाट भी एक बड़ी ताकत बनकर उभरे, और उनके सबसे फेमस राजा थे सूरजमल। उनकी अक्लमंदी और पॉलिटिकल समझ इतनी जबरदस्त थी कि लोग उन्हें जाटों का प्लेटो कहते थे, जाटों का अफलातून। उन्होंने भरतपुर को एक बहुत मजबूत राज्य बनाया। तो इन सारी घटनाओं को, इन सभी किरदारों को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तो क्या तस्वीर सामने आती है? तस्वीर ये है कि 18वीं सदी ने भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल डाला। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि वो एक सेंट्रलाइज्ड मुगल एम्पायर वाला दौर अब खत्म हो चुका था। उसकी जगह अब एक ऐसा मैदान था जहां कई छोटे बड़े राज्य थे और सब आपस में पावर के लिए लड़ रहे थे। ये इंडिया की हिस्ट्री का एक बिल्कुल नया चैप्टर था, जिसने आने वाले कल की कहानी लिखी। और यहीं हम आज की बात को एक बड़े सवाल पर आकर छोड़ते हैं। मुगल साम्राज्य का सूरज डूब चुका था, नई ताकतें आपस में ही उलझी हुई थीं। तो सवाल यह है कि इस खालीपन को भरने कौन आएगा? कौन होगी वो अगली बड़ी शक्ति जो पूरे भारत पर अपना परचम लहराएगी? इस सवाल का जवाब हमें भविष्य में मिलने वाला था।